इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन जहां कोई इंसान अपनी पुश्तैनी जमीन के लिए सालों तक अदालतों के चक्कर काटता है। गवाह पेश किए जाते हैं, दस्तावेज खंगाले जाते हैं और एक दिन वो साबित कर देता है कि प्रॉपर्टी वास्तव में उसी की है। अच्छा। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है ना, तो जज पूरे केस को ही खारिज कर देते हैं। ओहो। और वो भी इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति झूठा था या उसके दस्तावेज फर्जी थे, बल्कि महज इसलिए क्योंकि उसने अपने पहले दिन के मुकदमे में अपनी पहली अर्जी में एक बहुत ही जरूरी मांग लिखना छोड़ दिया था। बिल्कुल। और ये मतलब सुनने में ये किसी बुरे सपने जैसा लगता है यार, जहां दशकों की लड़ाई सिर्फ एक कागजी चूक की वजह से जीरो हो जाती है। देखिए, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये हमारी अदालतों की एक बहुत ही आम और कड़वी सच्चाई है। राइट। में प्रक्रिया यानी प्रोसीजर का अपना एक बहुत ही भारी वजन होता है। अगर प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ तो सच कितना भी चीख कर अपनी गवाही दे, अदालतें उसे अनसुना करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। तो आज के इस नए डीप डाइव में हम इसी कड़वी सच्चाई की गहराइयों में उतरने वाले हैं। जी। हमारा आज का टॉपिक सीधे तौर पर प्रॉपर्टी अधिकारों और उन कानूनी रणनीतियों से जुड़ा है, जहां एक गलत कदम किसी का भी सब कुछ छीन सकता है। और आज का हमारा जो सोर्स है वो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। बहुत ही रीसेंट और इम्पोर्टेंट जजमेंट है ये। हाँ बिल्कुल। केस का नाम है चन्नप्पा वर्सेस पार्वती बवा और इस फैसले को इसी 9 अप्रैल को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच ने सुनाया है। सही कहा आपने। तो आज का हमारा मिशन ये है कि हम इस पूरे केस को एक लीगल कंसल्टेशन मतलब एक कानूनी परामर्श के नजरिए से डिकोड करें। ये एक अच्छा अप्रोच रहेगा। तो मैं आज आपके सामने एक बहुत ही घबराए हुए क्लाइंट की तरह बैठूंगा। मैं वो सारे व्यावहारिक सवाल पूछूंगा जो एक आम आदमी के मन में आते हैं, और आप एक एक्सपर्ट एडवोकेट की तरह मुझे समझाएंगी कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। श्योर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। देखिए, इस केस की अहमियत इस बात में है कि ये सिर्फ 2 लोगों के बीच का जमीनी विवाद नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसे हम सीपीसी कहते हैं, उसके 2 सबसे शक्तिशाली और खतरनाक हथियारों का एक क्लासिक केस स्टडी है। खतरनाक हथियार मतलब कौन से? पहला है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा और दूसरा है ऑर्डर टू रूल 2। बाप रे, ये तो बहुत ही भारी भरकम लीगल जार्गन्स हैं। हाँ, लेकिन ये ऐसे कानूनी फंदे हैं जो अगर एक बार किसी वादी यानी प्लेंटिफ के गले में पड़ जाएं, तो कोई भी अदालत उसे बाहर नहीं निकाल सकती। ओह गॉड। लेकिन इन सिद्धांतों पर जाने से पहले मैं आपको जमीन पर ले चलती हूँ जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। हाँ प्लीज, पहले मुझे कहानी समझाइए, क्या हुआ था चन्नप्पा और पार्वतेवा के बीच? तो देखिए, कहानी पार्वतेवा से शुरू होती है, जो इस केस में वादी हैं। उन्होंने सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। इसे हम सूट 1 कह लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, सूट 1। इस पहले मुकदमे में उन्होंने कोर्ट से सिर्फ एक स्थायी निषेधाज्ञा यानी परमानेंट इंजंक्शन, या आसान भाषा में कहें तो स्टे की मांग की थी। ओके, मतलब चन्नप्पा को रोकने के लिए। बिल्कुल। उनका दावा था कि चन्नप्पा उनकी प्रॉपर्टी में बेवजह दखल दे रहे हैं, इसलिए उन्हें रोका जाए। ये तो बहुत नॉर्मल है, कोई भी इंसान सबसे पहले अपना कब्जा ही बचाता है ना। हाँ, यहाँ तक बात बिल्कुल सीधी लगती है। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब चन्नप्पा कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हैं। अच्छा, तो चन्नप्पा ने क्या कहा? चन्नप्पा ने अपने रिटन स्टेटमेंट में सिर्फ ये नहीं कहा कि वो दखल नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर पार्वतेवा के मालिकाना हक यानी टाइटल पर ही हमला कर दिया। वेट, क्या? हाँ, चन्नप्पा ने साफ साफ कह दिया कि पार्वतेवा इस प्रॉपर्टी की मालकिन है ही नहीं। ओह वाह, तो मतलब विवाद का नेचर ही बदल गया यहाँ। बिल्कुल, यहीं पर वो टर्निंग पॉइंट आता है। कानून की नजरों में जब आपके मालिकाना हक पर कोई क्लाउड या संकट आ जाए, तो आप महज एक इंजंक्शन के सहारे नहीं बैठ सकते। पार्वतेवा को उसी वक्त कोर्ट से टाइटल डिक्लेरेशन यानी मालिकाना हक की घोषणा की मांग करनी चाहिए थी। मतलब उन्हें कोर्ट से कहना चाहिए था कि पहले मुझे मालिक डिक्लेयर करो। एग्जैक्टली। लेकिन पार्वतेवा ने ऐसा नहीं किया। हाँ मैम, लेट मी अनपैक दिस। अगर मैं क्लाइंट हूं तो मैं सोच रहा हूं कि आखिर पार्वतेवा ने ऐसा क्यों किया। देखिए, इसके पीछे ये तो ऐसा हो गया ना कि आप डॉक्टर के पास भयंकर पेट दर्द लेकर गए। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि भाई आपको अपेंडिक्स है। हाँ। लेकिन आपने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, अभी सिर्फ दर्द की गोली दे दो, ऑपरेशन के लिए मैं अगले महीने अलग से अपॉइंटमेंट लूंगा। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है आपकी। तो मतलब पार्वतेवा ने ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया?
क्या कोर्ट में एक-एक करके अपनी मांगे रखना गलत होता है? देखिए, प्रॉपर्टी लॉ में आप किश्तों में केस नहीं लड़ सकते। कभी कभी लोग कोर्ट फीस बचाने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि टाइटल सूट में प्रॉपर्टी की कीमत के हिसाब से फीस लगती है। ओह, तो पैसे बचाने के चक्कर में। हाँ, या फिर वो बस कोर्ट का मूड देखना चाहते हैं, सोचते हैं कि पहले स्टे ले लेते हैं, बाद में टाइटल सूट कर देंगे। लेकिन ये सोच कानूनी आत्महत्या के बराबर है। मतलब ये बहुत बड़ी गलती थी। बहुत बड़ी। जब मालिकाना हक पर सवाल उठ चुका था, तो उसी मुकदमे में उसका समाधान मांगना जरूरी था, और यही चूक उनके लिए आगे चलकर सबसे बड़ी रुकावट बन गई। तो इसके बाद क्या हुआ? क्या वो पहला केस हार गई? हाँ, पहला मुकदमा खारिज हो गया। उसके बाद पार्वतेवा ने एक दूसरा मुकदमा दायर किया, सूट 2, और इस बार उन्होंने विशेष रूप से टाइटल डिक्लेरेशन और कब्जा वापस लेने की मांग की। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पहली बार में नहीं मांगा तो दूसरी बार में मांग लिया, कोर्ट ने दे दिया होगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस दूसरे मुकदमे को पूरी तरह से बार्ड यानी वर्जित कर दिया। अच्छा। क्यों? क्योंकि यहाँ आता है वो पहला खतरनाक हथियार, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 का स्पष्टीकरण 4। रेस जुडिकेटा तो मैंने सुना है। उसका मतलब होता है कि जिस मामले पर फैसला आ चुका है उस पे दोबारा केस नहीं हो सकता, राइट? बिल्कुल सही। लेकिन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा उससे एक कदम आगे है। ये नियम कहता है कि ऐसा कोई भी मुद्दा जिसे आप पहले मुकदमे में उठा सकते थे और आपको उठाना चाहिए था, हाँ, अगर आपने उसे नहीं उठाया तो कोर्ट ये मान लेगा कि आपने वो मुद्दा उठाया था और वो खारिज हो गया। Here is where it gets really interesting. हाँ, मतलब कानून ये अज्यूम कर लेता है कि अगर आपने कोई बात पहले नहीं कही तो आप जानबूझकर चुप रहे। एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है मैम। मतलब अगर मेरे तरकश में कोई तीर था और मैंने पहले युद्ध में उसे नहीं चलाया, तो क्या मैं सिर्फ उस तीर को चलाने के लिए दूसरा युद्ध नहीं छेड़ सकता? बिल्कुल नहीं छेड़ सकते। आप जज के नजरिए से सोचिए। अच्छा। जज जब सूट 2 की फाइल खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वादी आज मालिकाना हक मांग रहा है। राइट। फिर वो पहली फाइल देखते हैं जहां चन्नप्पा ने साफ कहा था कि ये मालकिन नहीं है। राइट। जज समझ जाते हैं कि पार्वतीवा को पहले दिन से पता था कि उनके टाइटल पर विवाद है। उनके पास पूरा मौका था, फिर भी उन्होंने नहीं मांगा, तो अब वो दोबारा कोर्ट का समय बर्बाद नहीं कर सकती। मतलब कोर्ट का समय भी तो लिमिटेड है ना? अगर एक ही विवाद के अलग-अलग हिस्सों के लिए बार-बार केस होने लगे तो कभी किसी विवाद का अंत ही नहीं होगा। बिल्कुल सही। अब ये तो बात हो गई मुद्दों की, लेकिन मैंने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और रूल की बात की है जो राहत या रिलीफ से जुड़ा है। जी, आप ऑर्डर टू रूल 2 की बात कर रहे हैं? हाँ, ये क्या है? देखिए, रेस जुडिकाटा मुद्दों पर लगता है, लेकिन ऑर्डर टू रूल 2 CPC उस राहत पर लागू होता है जो आप कोर्ट से मांगते हैं। ये इस डीप डाइव का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। तो इसे एक क्लाइंट की तरह कैसे समझूं मैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वादी को एक ही कॉज ऑफ एक्शन से उत्पन्न होने वाली सभी राहतों का दावा एक ही मुकदमे में करना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन? हाँ, मतलब बात कारण? हाँ, कॉज ऑफ एक्शन मतलब वो घटना जिसने आपको कोर्ट जाने का अधिकार दिया। इस केस में वो घटना थी चन्नप्पा का प्रॉपर्टी पर हक जताना और दखल देना। ओके। अब इस एक घटना के आधार पर पार्वतीवा को क्या-क्या मिल सकता था? स्टे मिल सकता था, मालिकाना हक मिल सकता था और कब्जा वापसी मिल सकती थी। राइट। लेकिन उन्होंने सिर्फ स्टे मांगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपने बाकी चीजें क्यों छोड़ दी? तो सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर मैं एक क्लाइंट हूं और प्रॉपर्टी विवाद में फंसा हूं, तो क्या मुझे अपनी सारी शिकायतों और मांगों को एक ही शॉपिंग लिस्ट में डाल देना चाहिए? क्या मैं कुछ भी बात के लिए नहीं बचा सकता? आपको अपनी शॉपिंग लिस्ट पूरी बनानी होगी। एक प्रोफेशनल लीगल एडवाइजर आपको यही सलाह देगा। आप अपनी मर्जी से किसी आइटम को लिस्ट से बाहर नहीं कर सकते कि चलो इसे मैं अगले केस में मांग लूंगा। वाह। अगर आप कोई राहत मांगना भूल जाते हैं या जानबूझकर छोड़ देते हैं, तो कानून मान लेता है कि आपने अपना वो अधिकार हमेशा के लिए रेलिंक्विश कर दिया है, यानी छोड़ दिया है। तो मतलब पार्वतीवा ने अपना टाइटल डिक्लेरेशन का हक हमेशा के लिए खो दिया? बिल्कुल। ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने यही कहा था कि दूसरा मुकदमा बार्ड है। लेकिन हाई कोर्ट ने तो शायद पार्वतीवा के हक में फैसला दिया था ना? हाँ, कर्नाटक हाई कोर्ट ने पुराने फैसलों को पलट दिया था। उन्हें लगा कि मालिकाना हक का मामला है तो शायद वादी को एक मौका और मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दत्ता की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ओमिशन यानी चूक पहले मुकदमे में हो गई है
उसे किसी भी बाद वाले मुकदमे से ठीक नहीं किया जा सकता। ओहो, तो फाइनली चन्नप्पा की अपील मंजूर हो गई जी। और पार्वतीवा वो केस हमेशा के लिए हार गईं। मैम, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पुशबैक देना चाहता हूँ। बताइए। देखिए, ये सारे भारी भरकम कानूनी नियम अपनी जगह हैं, लेकिन क्या ये नियम थोड़ा कठोर नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है? मान लीजिए कोई क्लाइंट है जिसे कानून की समझ नहीं है, वो तो अपने वकील के भरोसे है ना। बिल्कुल। अगर वकील उसे सही सलाह न दे पाए या वो शॉपिंग लिस्ट बनाने में गलती कर दे, तो क्या सिर्फ एक प्रक्रियात्मक गलती की वजह से किसी की असली प्रॉपर्टी छिन जानी चाहिए? मैं समझ रहा हूँ आपका पॉइंट। मतलब क्या ये न्याय है या फिर बस अदालतों का एक सिस्टम चलाने की मजबूरी? देखिए, एक आम इंसान के नजरिए से ये बहुत कठोर लग सकता है, लेकिन हमें दोनों पक्षों को देखना होगा। अगर ये नियम ना हो तो जरा प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट के नजरिए से सोचिए। अच्छा। अगर अदालतें हर बार वादी की गलती माफ करने लगे तो वादी एक ही संपत्ति के लिए जीवन भर मुकदमे करता रहेगा। पहले स्टे मांगेगा, 10 साल बाद हारने पर टाइटल मांगेगा। ओह, हाँ, ये भी है। तो क्या उस प्रतिवादी के लिए ये अन्याय नहीं है कि उसे एक ही विवाद के लिए पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटने पड़े? सही बात है। कानून को दोनों पक्षों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना होता है। रोम के न्यायशास्त्र का एक पुराना सिद्धांत है कि राज्य के हित में मुकदमों का एक अंतिम अंत होना बहुत जरूरी है। मतलब ये सिस्टम दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। बिल्कुल। अगर ये कठोरता नहीं होगी तो कोई भी विवाद कभी खत्म ही नहीं होगा। तो आज के इस डीप डाइव का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि भाई कोर्ट के सामने अपनी लड़ाई किश्तों में मत लड़िए। एकदम सही। चन्नप्पा और पार्वतीवा के केस ने यह साफ कर दिया है कि अगर मालिकाना हक पर सवाल उठा है तो उसी वक्त पूरी ताकत के साथ आपको टाइटल डिक्लेरेशन मांगना पड़ेगा। जी, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव, रेस जुडिकाटा और ऑर्डर टू रूल 2 एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें अगर आप फंस गए तो कोई दूसरा मुकदमा आपको बाहर नहीं निकाल सकता। वाह, आज बहुत कुछ समझ आया मैम। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। सोचने वाली बात यह है कि हमारा कानूनी ढांचा अंतिम निर्णय या फाइनलिटी को परम सत्य से ज्यादा अहमियत क्यों देता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ड्राफ्टिंग में गलती वादी के बजाय उसके कानूनी सलाहकार की थी, उसके वकील की थी, तो क्या तब भी उसकी सजा वादी को ही मिलनी चाहिए? ये एक बहुत ही गंभीर डिबेट है। बिल्कुल। क्या भविष्य में हमारी अदालतों को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि गलती जिसने की है सजा उसे मिले, ना कि उस क्लाइंट को जिसकी जिंदगी भर की पूंजी दांव पर लगी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको खुद विचार करना चाहिए। तो आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।